इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल। अब इसमें हम लोगों ने इसकी तीन चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है कि हम लोग किन मेथड से इसको बना सकते हैं, और नंबर थर्ड पे हम लोगों ने इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखनी है, किस तरह की ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे शो करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। अगर आप लोग इसका फार्मूला देखते हैं तो इसके साथ यहाँ पे 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं। कार्बोनाइल यहाँ पे 6 है, मतलब इधर जो क्रोमियम है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास यहाँ पे 6 है। अगर किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो इसका मतलब होता है इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ पे 2d 1s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होके फिर उसको ऑक्टाहेड्रल शेप देते हैं। अगर आप लोग बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 24 होता है, और इसके 18 इलेक्ट्रॉन तो इधर तक पूरे हैं इसके। उसके बाद आता है 3d में 5 होते हैं, 4s में 1 होता है, और 4p के अंदर इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और जब हम लोग इसको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करते हैं तो हमारे पास 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हर d में एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है, और इन तमाम की स्पिन वहाँ पे सेम होती है। और s के अंदर वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और p यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी है। अभी हम लोग कह चुके हैं कि अगर किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, उसकी शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप बात करते हैं तो वो हमारे पास हमेशा D2sp3 होती है। इस तरह से बात कर लें, यहाँ हम लोग इस तरह से बात कर लें sp3d2। अगर तो वो इनर वाले ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है फिर हम लोग उसको इस तरह से लिखते होते हैं D2sp3 लिखते हैं। अगर वो आउटर वाले ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम लोग उसे लिखते होते हैं sp3d2 लिखते हैं। अब ये बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, कार्बोनाइल के साथ बना रहा है। अब कार्बोनाइल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसा लिगेंड जैसे वो मेटल के पास आते हैं और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पेयरिंग करते हैं। अब जैसे ही कार्बोनाइल इसके पास आएगा बॉन्ड बनाने के लिए तो क्या करेंगे, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पेयर्ड अप हो जाएंगे। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पेयर्ड अप हो चुके हैं, इस जगह पे। अब ये वाला उसके पास 6 ऑर्बिटल्स जो हैं एम्प्टी हैं। हम लोगों ने वीवीटी में पढ़ा हुआ है कि वो मेटल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करने के लिए लिगेंड्स के लिए, जिसके साथ उसने कम्प्लेक्स बनाना होता है। अब ये वाली मेटल्स जो है यहाँ पे अपने ये वाले 6 ऑर्बिटल्स उसको प्रोवाइड कर रही है। अब ये वाले कौन से हमारे पास d है, इसमें से हमारे पास एक dx² y² है, और दूसरा हमारे पास कौन सा है dz² है। अब ये हमारे पास तो है ही s, ठीक है, s होता ही एक है। उसके बाद हमारे पास ये p है। अब p के तीनों ही हमारे पास इधर px एक है, दूसरा py है, और तीसरा यहाँ पे हमारे पास कौन सा है pz है, क्योंकि चौथे ऑर्बिटल्स के हैं इसलिए हम लोग इसे कहते हैं 4px 4py और 4pz। और ये हमारे पास 3dx² y² और 3dz²। अब ये वाला जो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं उसके, ये आपस में पहले हाइब्रिडाइज होके इस तरह से 6 नए ऑर्बिटल्स देते हैं, और इन 6 नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप इनकी सेम होती है, और वो आपस में एक दूसरे के लिहाज से ऑक्टाहेड्रल फैशन के लिहाज से वो अरेंज होते हैं। अब जैसे ही ये वाला कार्बोनाइल आता है, ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट करते हैं सिग्मा ऑर्बिटल से, और इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। दूसरा आता है, ठीक है, इसी तरह से वो अपना दूसरे ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। मतलब यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 होता है। 6 इसके कार्बोनाइल्स यहाँ पे आते हैं, और 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे के सिग्मा ऑर्बिटल से इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब इधर अगर आप लोग देखते हैं तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में हैं, इधर भी तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड फॉर्म में हैं। अगर किसी भी मेटल के पास या किसी भी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। अब सबसे पहले लिखा है हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा है, ये ऑक्टाहेड्रल है, वो पहले ही हम बात कर चुके हैं। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और वहाँ में वो इन ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करता है dx² sp3 या फिर sp3d2 इस्तेमाल करता है, तो उसकी शेप हमारे पास कैसी आती है, ऑक्टाहेड्रल आती है। तो इसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ पे पेयर्ड फॉर्म में है, इधर भी पेयर्ड फॉर्म में है, इधर भी पेयर्ड फॉर्म में है, कोई इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस वजह से हमारे पास सिस्टम कैसा होता है, डायमैग्नेटिक है। अब क्योंकि ये इनर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हैं
3D वाले इनर ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से हम इन्हें कहते हैं कि इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है ये हमारे पास एक, और तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में, जिस वजह से हमने लिखा है हमारे पास स्पिन पेयर्ड कम्प्लेक्स होता है, या फिर इससे हम लोग लो स्पिन कम्प्लेक्स की बात करते हैं। अब ये हमारे पास था स्ट्रक्चर क्रोमियम का। अब क्रोमियम यहाँ पे 6 लिगेंड के साथ ओवरलैप करके 6 लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, और वहाँ पे स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और ये सिस्टम हमारे पास डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अनपेयर्ड फॉर्म में नहीं होता। और जब आप इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं तो हमारी बुक में उसने 3 मेथड लिखे हुए हैं। सबसे पहला मेथड उसने लिखा हुआ, अगर आप लोग क्रोमियम क्लोराइड को कार्बोनाइल के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ईथर, और वहाँ पे आप लोग प्रेशर कितना रखते हैं 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, और इसके वेपर्स को जब इसमें ऊपर से आप लोग सस्पेंशन के ऊपर से पास करते हैं, उसके अंदर से पास करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ये वाला कम्प्लेक्स बनता है। दूसरा मेथड लिखा हुआ है कि अगर आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, उस वक्त भी हमारे पास क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल बनता है। और थर्ड मेथड उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप लोग इन्हीं रिएक्टेंट को लेके एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिएक्ट करवाते हैं, उस वक्त भी हमारे पास ये वाला कम्प्लेक्स बनता है क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल। मतलब ये 3 मेथड्स बुक में उन्होंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास है कि अगर आप लोग इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और इसकी सस्पेंशन के अंदर से आप लोग कार्बोनाइल को पास करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को पास करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल बनता है। इसी तरह से दूसरा मेथड है कि अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन करवाते हैं, उस वक्त भी हमारे पास सेम ही प्रोडक्ट बनता है। थर्ड मेथड उन्होंने लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेंजीन की प्रेस में अगर आप लोग रिएक्शन करवाते हैं, उस वक्त भी हमारे पास सेम ही वाला कम्प्लेक्स बनते हैं। और जब इनके आप प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये हमारे पास वाइड सॉलिड फॉर्म में होता है। क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल हमारे पास किस फॉर्म में होता है, वाइड सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये मोस्टली किस में हल होता है, ईथर के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, बेंजीन या फिर क्लोरोफॉर्म, इनके अंदर ये सॉल्युबल होता है। और यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, कि अगर इसके ऊपर ये केमिकल अटैक कोई भी एसिड बेस या फिर एयर का मतलब है ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, ये उसके ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, मतलब उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। लिखा हुआ है डोंट रिएक्ट विद एयर अल्कलीज एसिड। एसिड में नाइट्रिक एसिड के अलावा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड इसकी डीकम्पोजिशन का बायस बनता है। इसके अलावा बाकी एसिड के साथ, अल्कलीज के साथ, ठीक है, और एयर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। यहाँ पे लिखा नेक्स्ट हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कि अगर आप लोग इसका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो इसकी डीकम्पोजिशन का बायस बनता है। अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से हमारे पास हेक्सा फ्लोरोक्रोमियम ये वाला डीकम्पोज होके ये वाला हमारे पास कंपाउंड बनता है। और नेक्स्ट हमारे पास है इसका रिडक्शन, कि अगर इसको आप लोग लिथियम अल्कलीज मेटल, ठीक है, इन लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो इनकी रिडक्शन का बायस बनता है। अब इधर हमारे पास जो क्रोमियम था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास कितनी है, -2 है। मतलब यहाँ पे जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज़ हो चुकी है, और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ नोन एज रिडक्शन, मतलब कि यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो चुकी है। जब आप लोग अल्कलीज मेटल आमतौर पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो इसकी रिडक्शन का बायस बनता है।